Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the ancient history. The topic name is Greek invasion. इससे पहले बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे important topics जो है ancient history से जुड़े हुए complete कर लिए हैं. लास्ट सेशन में हम लोगों ने 6th सेंचुरी BCE पॉलिटिकल कंडीशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया था. आज जो है हम ग्रीक इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे. इनिशियली ही आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही छोटा टॉपिक है. एक ही सेशन में जो है इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे. कुछ अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड उसके बाद हम मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पहला पॉइंट देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पर बताते चलूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं. इन द 6th सेंचुरी BC देयर वाज एन एम्बिशियस मैन नेम्ड कुरुश और साइरस सेकेंड हु एस्टैब्लिश्ड द हक्कानी एम्पायर इन द सेंट्रल ईरान. अब देखिए यहाँ से जो है सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा कि 6th सेंचुरी BC में हक्कानी एम्पायर को जो है स्थापित करने वाला कौन था, वो एम्बिशियस मैन कौन था. उसका नाम था बच्चों कुरुश या फिर साइरस सेकेंड. दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये बन रहा कि 6th सेंचुरी BC में कुरुश और साइरस सेकेंड के द्वारा हक्कानी कुरुश या फिर साइरस सेकेंड के द्वारा जो है किस एम्पायर की स्थापना सेंट्रल ईरान में की गई थी. तो हक्कानी एम्पायर की, तो यहाँ से क्या क्या बन रहा है, एक तो 6th सेंचुरी BC से क्वेश्चन बन सकता है, एक कुरुश या फिर जो है साइरस द्वितीय से क्वेश्चन बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन जो है हक्कानी एम्पायर से, और चौथा क्वेश्चन बच्चों सेंट्रल ईरान से. ठीक है, आप लोग जो है कुछ जब भी आप कोई चीज़ पढ़ा कीजिए वहां से कोशिश किया कीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, खुद ही क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए. अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, बहिस्तून पार्सिपोलिस नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शंस आर ऑफ दारा फर्स्ट रीन. अब देखिए जस्ट वेट, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लिया जाए. अब देखिए बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है. ठीक है, अगला पॉइंट है कि किसके इंस्क्रिप्शंस में जो है आपको बहिस्तून पार्सिपोलिस एंड नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शंस आर ऑफ दारा फर्स्ट इन. तो पूछ रहा है कि बहिस्तून इंस्क्रिप्शन या फिर जो है पर्सिपोलिस इंस्क्रिप्शन या फिर आप कह सकते हैं नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन जो है किसके पीरियड का है ये. तो दारा फर्स्ट के पीरियड का जो है ये इंस्क्रिप्शन है. क्या कौन कौन से इंस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहिस्तून इंस्क्रिप्शन, पार्सिपोलिस इंस्क्रिप्शन एंड नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन. ये किसके पीरियड का है बच्चों, दारा फर्स्ट के पीरियड का है. These inscriptions provide important information about इंडिया पर्सिया रिलेशन. आप देखिए ये जो बहिस्तून इंस्क्रिप्शन है, जो पार्सिपोलिस इंस्क्रिप्शन या फिर जो नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन है दारा फर्स्ट के रीन का, ये सभी के सभी इंस्क्रिप्शन जो है किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, इंडिया पर्शिया रिलेशन के बारे में इन इंस्क्रिप्शन से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है बच्चों. The 23 provinces in the empire of Dara first have been mentioned in Bahistun inscription. अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ कि 23 प्रोविंसेस के बारे में, वो 23 प्रोविंसेस किसके, दारा फर्स्ट के 23 प्रोविंसेस के बारे में किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, बहिस्तून इंस्क्रिप्शन में, पार्सिपोलिस इंस्क्रिप्शन में या फिर जो है नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन में, एंड डी नन ऑफ द अबव. तो बहिस्तून इंस्क्रिप्शन में जो है दारा फर्स्ट के 23 प्रोविंसेस के बारे में लिखा गया है बच्चों. यहाँ आपको देखने को मिलेगा बहिस्तून इंस्क्रिप्शन में, हेरोडोटस described that India was the 20th provinces of Dara's empire. अब देखिए 23 प्रोविंस की जब हम बात करते हैं तो हेरोडोटस क्या कहता है कि इंडिया जो है 20th प्रोविंस था दारा फर्स्ट के एम्पायर का. तो इंडिया जो है कौन सा प्रोविंस था दारा फर्स्ट के एम्पायर में, 20th प्रोविंस था बच्चों. ये कौन बता रहा है, हेरोडोटस बता रहा है. टेसियस was a state doctor राजवैद इन अंतर जर्क्सीन. जस्ट वेट, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम एक बार फिर से मूव करते हैं. टेसियस के बारे में पढ़ते हैं. टेसियस कौन था, टेसियस बच्चों राज्य वैद्य था, यानी कि स्टेट डॉक्टर था ऑफ
अंतर्जक्सिन का अ न्यू स्क्रिप्ट नेम्ड खरोश्ती ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द ईरानियन अरेमिक स्क्रिप्ट। अब देखिए खरोश्ती इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो स्क्रिप्ट के बारे में बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ यूपीएससी या यूपीपीसीएस में नहीं बल्कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, एसएससी में अदर वनडे एग्जाम्स में भी जो है ये खरोश्ती इंस्क्रिप्शन के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया है। अ न्यू स्क्रिप्ट, जिसका क्या नाम था बच्चों? खरोश्ती स्क्रिप्ट नाम था। A new script, Kharoshti script, originated out of the Iranian Aramaic script evolved in the northwestern India as a result of the Persian relations. ठीक है, There were 8 inheritors of Mahapadmanand found in Puranas and Buddhist texts. अब देखिए क्या लिखा है कि कितने इनहेरिटर्स महापद्मनंद के आपको पुराण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। तो 8 इनहेरिटर्स जो है महापद्मनंद के पुराण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। ये जो पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे रखा गया बच्चों, सभी से जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये मत सोचिएगा कि मैम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को ही बता रही है। देखिए डीप में स्टडी हम करेंगे, बट आफ्टर दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे ये पीआईक्यूज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, देन जो हम थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ मूव करेंगे। धनानंद वाज द लास्ट रूलर of this dynasty who was also the contemporary of the Alexander। अब पूछता है कि महापद्मनंद के 8 इनहेरिटर्स थे, तो वहां पे जो है आपको जो है कौन आखिरी रूलर देखने को मिलेगा? धनानंद जो है बच्चों, धनानंद जो है लास्ट रूलर था। और ये धनानंद किसका कंटेम्प्ररी था? अलेक्जेंडर का कंटेम्प्ररी था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, धनानंद वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ XYZ, यहाँ पे अलेक्जेंडर का कंटेम्प्ररी था। ग्रीक राइटर्स रिफॉर्म्ड हिम एज अग्रमीज। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। धनानंद वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ होम? अलेक्जेंडर का कंटेम्प्ररी था। जेनोफोन डिस्क्राइब्स हिम एज अ वेल्दी पर्सन। भद्रशाल वॉज हिज कमांडर। अब देखिए बच्चों, भद्रशाल जो इसका कमांडर था। आफ्टर डिमोलिशिंग द हक्कानी एम्पायर इन 1326 BC, अलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज इंडियन कैंपेन विद द ह्यूज आर्मी। अब देखिए बच्चों, हक्कानी एम्पायर को डिमोलिश करने के बाद, हक्कानी एम्पायर कब डिमोलिश होता है? 326 BC में जो है हक्कानी एम्पायर डिमोलिश हो जाता है। उसके बाद इसको कौन डिमोलिश करता है? हक्कानी एम्पायर को डिमोलिश करता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर फिर जो इंडिया की तरफ कैंपेन करता है विद अ ह्यूज आर्मी। 2 सालों के बाद ये ग्रीक वापस जाता है फ्रॉम पाताल इन 325 BC। देखिए हक्कानी एम्पायर को 326 BC में डिमोलिश करता है अलेक्जेंडर। उसके बाद इंडिया की तरफ कैंपेन करता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये ग्रीक वापस जाता है फ्रॉम पाताल। कब वापस आता है? 325 BC में। अशफक वॉज अ फ्रंटियर रिपब्लिक एट द टाइम ऑफ द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु वॉज द frontier republic at the time of the invasion of Alexander, the capital of which was Massag। तो ये कौन था बच्चों? अश्वक। अश्वक जो है ये फ्रंटियर रिपब्लिक था at टाइम ऑफ द इन्वेजन ऑफ होम? अलेक्जेंडर। जब कैपिटल क्या था इसका? मसग। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर्स द वुमेन हैड, जस्ट वेट, पहले एक बार स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाए। वेरी गुड। According to the Greek writers, the women had taken up arms against Alexander when a large number of men were killed in the war against him। देखिए अलेक्जेंडर जब आप कह सकते हैं इन्वेट करता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ग्रीक राइटर्स के मुताबिक जो है औरतों ने भी जो अपने हथियार ले लिया था अलेक्जेंडर के खिलाफ। जब वो देखती हैं कि जब when a large number of men were killed in the war against him, in the descriptions it is found that Alexander killed all the women of this town। अब आप देख सकते हैं बच्चों, अलेक्जेंडर के द्वारा उस टाउन की जो सभी महिलाओं की जो है हत्या करवा दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। द रीम ऑफ पुरु और पोरस वॉज लोकेटेड बिटवीन झेलम एंड चेनब रिवर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे, द रीम ऑफ पोरस या फिर पुरु वॉज लोकेटेड बिटवीन
बिटवीन विच रिवर्स, तो झेलम और चेनाब के बीच में जो है पोरस का जो है रीम आपको देखने को मिलेगा। अलेक्जेंडर डिफीटेड हिम ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर बट ही वॉज impressed by his courage and became his friend and returned his estate and also gifted his some more estate। आप देख सकते हैं पोरस जो कि झेलम और चेनाब के बीच, पोरस का जो रीम था वो जो है झेलम और चेनाब के नदी के बीच में था। अलेक्जेंडर जब उसको हरा देता है झेलम नदी के किनारे, तब जो जिस करेज से ये पोरस या फिर पुरु जो है अलेक्जेंडर से युद्ध करता है, उससे जो है ये खुश हो जाता है अलेक्जेंडर और उसका दोस्त बन जाता है। और जो भी पुरु या फिर पोरस का स्टेट कैप्चर किया गया था अलेक्जेंडर के द्वारा, उसको वापस कर दिया जाता है एंड कुछ और एरिया जो है इसको दिए जाते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया ग्रीक इन्वेजन के बारे में कि 6th सेंचुरी में जो है कुरुश या फिर साइरस द्वितीय के द्वारा हक्कानी एम्पायर की स्थापना की जाती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, हम लोगों ने बहिस्तून के बारे में बात किया था, देन पर्सिपोलिस, उसके बाद नक्शे रुस्तम के बारे में बात किया था। यहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि ये बहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम जो है दारा फर्स्ट के ही जो है इंस्क्रिप्शंस थे। और उसके बाद देखिए बच्चों, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये इंडिया पर्शिया रिलेशन के बारे में बता रहे थे। 23 प्रोविंसेस जो थे दारा फर्स्ट के, वो उसके बारे में कहाँ से पता चलता है, बहिस्तून इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है बच्चों। और हेरोडोटस कहता है कि जो 20th प्रोविंस था दारा फर्स्ट के रीन एम्पायर का, वो जो है कौन सा था, इंडिया था। और टेसियस कौन था, टेसियस जो है स्टेट डॉक्टर था, किसका, अंतर जरक्सीन का जो है स्टेट डॉक्टर था। एक न्यू स्क्रिप्ट की हम लोगों ने बात की थी, खरोष्टी स्क्रिप्ट की, जो कि ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट आउट फ्रॉम द ईरानियन अरेमिक स्क्रिप्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। थोड़ी देर में ये सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही छोटा सा ये लेक्चर है हमारा। क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो हम लोगों ने महापद्मनंद और धनानंद के बारे में थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। जो जब अलेक्जेंडर इन्वेड करता है भारत पे, तो उस समय जो है नॉर्थ इंडिया में आप कह सकते हैं किस डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था, नंद डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था बच्चों। देयर वेर 8 इनहेरिटर्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था महापद्मनंद के जो है पुराण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के मुताबिक महापद्मनंद के कितने इनहेरिटर्स थे, 8। और धनानंद जो है बच्चों आखिरी रूलर रहता है उस डायनेस्टी का, जो कि कंटेम्प्ररी रहता है अलेक्जेंडर का। ग्रीक राइटर्स ने जो है इसको क्या कहा है, अग्रमीज जेनोफोन डिस्क्राइब हिम एज अ वेल्दी पर्सन एंड भद्रसाल जो है इसका कमांडर था। चलिए हम लोग ने नंद वंश के बारे में, नंद डायनेस्टी के बारे में देखा कि अलेक्जेंडर का जब इन्वेजन होता है नॉर्थ इंडिया में, तो उस समय कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही होती है, नंद डायनेस्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो धनानंद हम लोगों ने पढ़ा, धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी एंड ही वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। Consider the following statement. After campaigning for nearly 2 years, Alexander the Great left India in 325 BC। हाँ, तो हम लोगों ने देखा था 326 BC में जो है हक्कानी एम्पायर को डिमोलिश करने के बाद अलेक्जेंडर जो है इंडिया की तरफ कैंपेन करता है ह्यूज आर्मी के साथ। 2 सालों के बाद ये वापस चला जाता है, ग्रीक लौट जाता है फ्रॉम पाताल इन 325 BC। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, बट ही वॉज नॉट डिफीटेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप कह सकते हैं एसेशन सही है, बट रीजन जो है गलत है। चलिए हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ये बच्चों यूपीपीसीएस 1998 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। ये जो स्टेटमेंट ए बी सी डी देखने को मिल रहा है, जब भी आप पेपर देने जाइएगा इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी
बी की जगह ए वाला ऑप्शन दे देगा। मीन्स आप कह सकते हैं ये जो ए बी सी डी अक्सर यही सीक्वेंस रहता है, इस सीक्वेंस को चेंज कर देता है। एंड लास्ट मोमेंट पे जो भी बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो उनके माइंड में रहता है कि पहले वाले ऑप्शन में बोथ ए एंड आर ट्रू दिया होगा और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, एंड बी वाले में ए बोथ ए एंड आर ट्रू दिया होगा एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसी तरीके से उनको लगता है कि यही सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में होगा, एंड ऑप्शन को जो है कभी कभी एग्जामिनर चेंज कर देते हैं एंड वहां पर आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। यहाँ अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि असर्शन सही था और रीजन इसका फॉल्स था, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। हक्कानी एम्पायर को एबोलिश करने के बाद ही 26 बीसी में अलेक्जेंडर जो है इंडिया की तरफ कैंपेन करता है विद अ ह्यूज आर्मी। आफ्टर 2 years ही रिटर्न टू ग्रीक फ्रॉम पाताल इन 325 बीसी, बट ही वाज नॉट डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 4 क्वेश्चन और हमारे पास रह गए। देखिए क्वेश्चन अगला क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। द वुमेन ऑफ विच इंडियन रिपब्लिक और किंगडम हैड टेकन अप arm against the Alexander after a large number of its soldiers had been killed or wounded in the field। तो हम लोगों ने किसकी बात की थी बच्चों? मसग। अश्वक was a frontier republic at the time of the invasion of Alexander whose capital was मसक। ठीक है, तो मसक की हम यहाँ पे बात करें। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर्स वुमेन, वह औरतें जो हैं अलेक्जेंडर के खिलाफ जो है हथियार इन लोगों ने उठा लिया था। जब इन्हें देखते हैं कि वो उनकी तरफ के जो मैन रहते हैं उनको जो है वार में वो मारे जाते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड अलेक्जेंडर हैड किल्ड ऑल द वुमेन ऑफ दिस टाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ हमारे सामने। Alexander's success in India was due to the following. There was no central power in India at that time। हाँ बच्चों, जब अलेक्जेंडर भारत पे इन्वेट करता है उस समय आपको देखने को मिलेगा कि जो उस समय के जो रूलर्स थे वो आपस में ही कह सकते हैं छोटी मोटी बातों पे जो है एक दूसरे से ही आपसे कह सकते हैं आपसी मनमुटाव था। यही कारण है कि वहां पे जो है जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है तो देयर वाज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम। ही हैड अ सुपीरियर आर्मी। ये भी बात सही है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो सुपीरियर थी। तीसरा क्या लिखा हुआ है? ही वॉज हेल्ड बाय द ट्रेटर्स इंडियन रूलर्स। हाँ, जो भारत में जो गद्दार थे आप कह सकते हो ट्रेटर्स इंडियन रूलर्स थे, उन्होंने अलेक्जेंडर को सपोर्ट किया था। तो पहला ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट जो है ये हमारा सही है। इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं 1 2 3 बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। The first 3 reasons given behind the success of Alexander in India are correct. Dr. Hemchandra Rai Chaudhary had mentioned 28 independent powers at that time. It means that अब देखिए उस समय की जब अलेक्जेंडर इन्वेट करता उस समय जो है भारत में 28 इंडिपेंडेंट पावर्स थे। आप तब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में उस समय कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। अनडाउटली अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो सुपीरियर्स थी। मैंने इंडियन ट्रेटर किंग्स उन्होंने भी जो है जैसे अम्भी ने जो है सपोर्ट किया था अलेक्जेंडर को। बीइंग गुड एडमिनिस्ट्रेटर वाज नॉट अ रीजन बिहाइंड हिज विक्ट्री ओवर इंडिया। देखिए भारत के ऊपर जीत का कारण, भारत के ऊपर जो विक्ट्री थी अलेक्जेंडर के, उसके पीछे जो है अलेक्जेंडर का गुड एडमिनिस्ट्रेटर होना ही एक कारण नहीं था, बल्कि यहाँ पे जो अदर रीजंस थे कि इंडिया में जो है सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और जो आर्मी थी अलेक्जेंडर की वो सुपीरियर थी, प्लस जो ट्रेटर किंग्स थे उन्होंने, जो इंडियन ट्रेटर किंग्स थे उन्होंने जो है बच्चों आप कह सकते हैं जैसे अम्बी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अलेक्जेंडर को सपोर्ट किया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। और अगले सेशन में बच्चों हम लोग मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी हम कुछ 2 4 पॉइंट मॉडर्न एम्पायर के बारे में आप डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो भी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेक्स्ट सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन को देखने से पहले ये ग्रीक इन्वेजन वाला पॉइंट ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि सारे जो लेक्चर्स हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। नेम द ब्रेव इंडियन किंग हुम
अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो देखिए क्या कह रहा है, झेलम नदी के किनारे अलेक्जेंडर ने किस किंग को जो है हराया था। तो अभी तक हम पोरस और पुरु के बारे में बात कर रहे थे, जिसका जिसका रिंग जो है झेलम और चेनाब नदी के बीच में लोकेटेड था। अलेक्जेंडर जो है झेलम नदी के किनारे पोरस को हराता है। जब अलेक्जेंडर देखता है कि बहुत ही ब्रेवली पोरस ने, आप कह सकते हैं इसने जो है इस अलेक्जेंडर का जो है सामना किया, इससे अलेक्जेंडर खुश हो जाता है और उसका दो अलेक्जेंडर जो है और अलेक्जेंडर और पोरस जो है एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। अब जो भी एरिया अलेक्जेंडर ने पोरस का कैप्चर किया था उसको वापस कर देता है, उसके साथ साथ ऑल्सो गिफ्टेड हिम सम मोर एरियाज। ठीक है, तो पोरस जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर? नीरचस, ओनेसिक्रिटस, टाइमैकस एंड एरिस्टोबुलस। यहाँ पे हम डेमेकस की बात करें तो डेमेकस हैड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर। डेमेकस हैड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेबो। सेल्यूसिड एम्परर एंटियोकस सेंट हिज एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार एंड नेम्ड डेमेकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इस लेक्चर का जो है आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा, उसके बाद हम थोड़ा सा मौर्यन एम्पायर के बारे में देखेंगे। द फोर मोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वॉज। तो देखिए क्या कह रहा है, फोर मोस्ट इंडियन रोमन ट्रेडिंग स्टेशन जो है ईस्टर्न इंडिया पे कौन सा था? राजगीर, अरिकामेडु, राजगीर, अरिकामेडु, भागरपीर और तामलुक। तो यहाँ पे हम अरिकामेडु की बात कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। अरिकामेडु, जिसे आप पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं, वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन द ईस्टर्न इंडिया। अम्फोरा jars and erektine have been found from here। ठीक है, ये जो ग्रीक इन्वेजन से जुड़ा वो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने देखा। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के समय में इन नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहा था? तो नंद वंश बच्चों रूल कर रहा था। और हम लोगों ने एक पॉइंट और पढ़ा था कि 8 इनहेरिटर्स थे महापद्म नंद के, और इसके बारे में हमें पुराण और बुद्ध टेक्स्ट में पता चलता है। धनानंद जो है लास्ट नंद रूलर था एंड ही वाज कंटेम्पररी ऑफ द अलेक्जेंडर। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? एसेशन और रीजन वाला क्वेश्चन पढ़ा था। देन और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हक्कानी एम्पायर का अलेक्जेंडर जो है 326 बीसी में डिमोलिश करता है। उसके बाद अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ कैंपेन करता है एंड उसके 2 साल के बाद ही रिटर्न टू ग्रीक फ्रॉम पाताल इन 325 बीसी। आज के ये जो ग्रीक इन्वेजन वाला पॉइंट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कुछ मॉडर्न एम्पायर के 2-3 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट मॉडर्न एम्पायर के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए मॉडर्न एम्पायर में जो है हमें अप्रॉक्सीमेट 4 सेशंस लग जाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये मॉडर्न एम्पायर। Chandragupta Maurya is considered as one of the greatest emperor of India. He was the first emperor who brought together the small fragmented kingdoms of country and combined them into a single vast empire. अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि which ruler is considered to as one of the greatest emperor of India, और जिन्होंने जो छोटे छोटे किंगडम टूटे, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे कंट्री में, उनको कंबाइन करके एक सिंगल वास्ट एम्पायर बनाया। तो वो कौन थे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू द एज ऑफ व्हाट इज नाउ नोन एज ईरान। आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी एम्पायर बनाई थी वो आपको ईरान तक देखने को मिलेगी। ही वॉज द वन हु फर्स्ट यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली। चंद्रगुप्त मौर्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है इंडिया को, ये पहले व्यक्ति थे या फिर पहले रूलर थे जिन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली यूनिफाइड किया था। कौटिल्य हैड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी। कौटिल्य के बारे में जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौटिल्य को हम किस और नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त, इनका चाइल्डहुड नेम है ये कौटिल्य का, और इन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों के लिए सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जस्ट वेट।
बाकी नेक्स्ट सेशन में तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, या फिर आप लोग जो है इस पॉइंट को अगर नोटेड डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस चंद्रगुप्त मौर्य वंश को स्थापित करने में किसका जो है उनके रूलर्स को अगर छोड़े तो किसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, तो कौटिल्य का या फिर विष्णुगुप्त का या फिर चाणक्य का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द कौटिल्य और चाणक्य, तो विष्णुगुप्त जो है उनका चाइल्डहुड नेम है। बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट सेशन में जो है हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, हमें सारी चीज़ों को पढ़ना है, और हमें जो अर्थशास्त्र के भी बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, आप सभी बच्चों को पता होगा, आप लोग सिविल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा ही लिखा गया है। एंड अर्थशास्त्र जो है प्राइम मिनिस्टर थे, एडवाइजर थे, चीफ प्रिस्ट थे मौर्यन डायनेस्टी में। He was a pioneer scholar of the political science, also known for his famous book अर्थशास्त्र। चलिए सेशन को हम यही बाइंड अप करते हैं। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य जो प्राइम मिनिस्टर थे, एडवाइजर थे, चीफ प्रिस्ट थे। चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।